एक गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। किसान का काफी भरा फूला परिवार था। किसान की एक पत्नी और 2 बेटे थे। उन दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। किसान की एक बेटी भी है जिसका नाम सविता है। कुछ साल पहले ही किसान ने अपनी बेटी सविता की शादी सोहन नाम के लड़के से की थी, जिससे सविता और सोहन को एक प्यारी सी बेटी हो जिसका नाम था राधा। लेकिन वक्त की मार सविता पर ऐसी पड़ी कि एक रोज हार्ट अटैक के कारण उसके पति की मृत्यु हो गई। सविता बेचारी अकेली हो गई। अपनी बेटी की परवरिश के खातिर उसने कंपनी वालों से अपनी पति की जगह नौकरी की मांग की। मैडम, आपकी शिक्षा हमारी कंपनी के अनुसार मेल नहीं खाती। माफ करना, हम आपकी किसी प्रकार से मदद नहीं कर सकते। सविता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए कहीं उसे ढंग की नौकरी भी नहीं मिली। कुछ दिन तक अपनी बेटी के साथ वह किराए के घर में रही, लेकिन एक रोज किराया न भरने के कारण मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया। सविता को कोई रास्ता नहीं सूझा, तो वह अपनी बेटी राधा को लेकर अपने पिता के घर आ गई। माँ, किराया न भरने के कारण मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। आप तो जानती हो, हमारा आप लोगों के सिवा और कोई नहीं। हाँ मेरी बच्ची, भगवान ने बड़ा ही जुल्म ढाया है तेरे ऊपर, जो इतनी कम उम्र में ही तुझे विधवा कर दिया। माँ, पिताजी कहाँ हैं? माँ, मैं पिताजी से मिलना चाहती हूँ। बेटा, तेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, हमेशा बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं। तेरे दोनों भाई को तो उनसे मिलने का पूरे दिन में एक वक्त नहीं मिलता। बस हमेशा अपने कमरे में ही अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं। जा बेटा, कम से कम तू ही अपने पिताजी से मिल ले। तुझे देखकर वह थोड़ा खुश हो जाएंगे। सविता अपने पिताजी से मिलने उनके कमरे में गई। आखिर अपने पिताजी से मिलने का समय मिल ही गया बेटी। तेरे दोनों भाइयों को तो मुझसे मिलने का जरा सा समय नहीं है। बेटा, कैसी है तू? भगवान ने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है। पिताजी, आप मेरी चिंता छोड़िए, मैं ठीक हूँ। आप बस आराम कीजिए। वक्त की मार ऐसी पड़ी है मुझ पर कि अब मैं कुछ बोलने के काबिल भी नहीं रहा बेटी। एक वक्त था जब तेरी दोनों भाइयों में से एक भी बीमार पड़ जाता था तो पूरी रात जाग जाग कर हम दोनों पति पत्नी निकाल देते थे। और एक ऐसा वक्त है जो इन दोनों में से कोई हमें एक बार भी पूछने नहीं आता। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं हूं ना। अब से मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। अपनी नंद को बच्ची और सामान के साथ देख भाभी सुषमा का तो मोह ही बन गया और वह अपने पति बबलू से जाकर कहने लगी, लो आ गई तुम्हारी बहन, और बोरिया बिस्तर भी साथ लाई है। लगता है यही बसने के इरादे से आई है यहाँ। हाँ, ऐसा लगता तो है, लेकिन अभी कुछ कह भी तो नहीं सकते। एक तो खुद के खर्चे पूरे नहीं होते, ऊपर से अब इनके भी उठाओ। सविता ने उनकी बातें सुन ली और समझ गई कि उसका यहाँ पर गुजारा ज्यादा दिन नहीं होगा। इसलिए उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं नौकरी की तलाश कर रही हूँ। राधा को कहाँ छोड़ दी, इसलिए मैं कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आ गई हूँ। जैसे ही नौकरी मिल जाएगी हम किराए का घर देख लेंगे। हाँ मेरी बच्ची, मैं तो खुद ही तेरे भाइयों पर बोझ हूँ। अब मैं तुझे क्या कहूँ। अगले दिन सविता गांव में काम मांगने जाती है। सविता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए कहीं उसे ढंग की नौकरी भी नहीं मिली। उसे गांव में एक अमीर सेठ के पास साफ सफाई का काम मिल गया। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। सविता रोज सुबह अपनी भाभी के साथ कामों में हाथ बटाया करती थी। दीदी, मैं सोनम को लेने जा रही हूँ, तब तक आप खाना बना लेना और कपड़े धो देना। ठीक है भाभी। माँ, मुझे भूख लगी है, खाने को दो ना। हाँ हाँ, यहाँ तो जैसे पैसों के पेड़ लगे हैं जो तोड़कर राशन ले आए। अरे सारा दिन चरती ही रहेगी क्या? जब खाने का वक्त होगा तभी खाना मिलेगा। राधा रोते हुए वहां से चली गई। सविता उसे चुप करवाती है और रात का बासी खाना उसे खाने को देती है।
एक दिन विमला अपने बड़े बेटे से बोली, बबलू बेटा, कितने दिन से कह रही हूँ, मेरा चश्मा टूट गया है। अरे आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं दिन भर फालतू बैठा रहता हूँ। मैंने तो ऐसा नहीं कहा बेटा। तुम तो जानते हो कि बगैर चश्मे के मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। हाँ हाँ मुझे पता है, घर में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, आपका छोटा बेटा गुड्डू भी है। आप उससे क्यों नहीं कहती हो? ऐसा कहकर बबलू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी गुड्डू भी वहीं से गुजरता है। बेटा गुड्डू, तू ही मेरा चश्मा बनवा दे बेटा, बुढ़ापे में अब मुझे कम दिखता है। वो माँ, बात यह है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और आपको तो पता है ना मेरी कमाई कितनी है। आप भैया से क्यों नहीं कहती? माँ की बातों को टालते हुए गुड्डू भी वहाँ से निकल जाता है। विमला भी अपने घर के बाहर आंगन में बिछी चारपाई पर बैठकर रोने लगी। तभी बबलू की पत्नी सुषमा वहाँ आकर बोली, माँ जी, आपकी आंखों से छोटी छोटी बातों पर गंगा जमुना बहने लगते हैं। बहू, तुम तो जानती हो मुझे बगैर चश्मे के बहुत कम दिखता है। मैं काफी दिनों से बबलू से चश्मा लाने की बात बोल रही हूँ। चश्मा मुफ्त का तो नहीं आता माँ जी, पैसों का आता है। आपका छोटा बेटा भी तो है, आप उससे अपनी जरूरत का सामान क्यों नहीं मांगती? विमला ने सुषमा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन विमला की नातिन अपने हाथ में चश्मा लाते हुए अपनी नानी से बोली, नानी ये लीजिए आपका चश्मा। ये तुझे कहाँ से मिला बेटा? ये तो नया चश्मा है। लगता है बबलू ने मेरे लिए चश्मा ला दिया। विमला ने इतना कहा ही था कि बबलू गुस्से से आग बबूला होता हुआ आया और राधा से बोला, राधा, मेरे जेब से पैसे तुमने निकाले हैं, तुम अब चोरी भी करने लगी। शोर सुनकर सविता भी वहाँ आ गई। क्या हुआ भैया? तुम अनजान तो ऐसे बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। भैया मुझे सच में नहीं पता, क्या हुआ है माँ? तुम्हारी बेटी ने मेरे पर्स से पैसे चुराए हैं, या यूं कहो कि तुमने ही उससे ऐसा करने को कहा होगा। नहीं भैया, मेरी राधा ने चोरी नहीं की होगी। बोल राधा, तेरे पास ये चश्मा कहाँ से आया? माँ, ये चश्मा मैंने अपने जमा किए हुए गुल्लक को तोड़कर जो पैसे निकले उसी से लाई हूँ। मैं सच कह रही हूँ माँ, मैंने चोरी नहीं की। अच्छा, तो अब तुमने अपनी लड़की झूठ बोलना भी सिखा दिया। अरे तुम्हें क्या पता पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तुम तो सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ने आई हो। भाई के मुंह से ऐसे कड़वे शब्द सुनकर सविता अपनी बेटी को लेकर उस घर को छोड़कर चली जाती है और वही पास में ही एक किराए पर कमरा लेकर अपनी बेटी के साथ रहने लगी। यूं ही दिन गुजरते गए। बेटों और बहू के ठीक से न देखभाल करने की वजह से विमला बहुत कमजोर हो गई और एक दिन विमला के प्राण निकल गए। कुछ दिन पश्चात विमला के जाने के दुख में हरिदास ने भी एक दिन अपना दम तोड़ दिया। हरिदास की भी मृत्यु हो जाती है और हरिदास के परिवार वाले उसकी अर्थी को श्मशान लेकर जा ही रहे थे कि तभी अचानक वहां पर एक सेठ आ जाता है। रुको, मैं इस अर्थी को शमशान नहीं जाने दूंगा। अरे ऐसी क्या बात है भाई, तुम क्यों नहीं जाने दोगे शमशान? नहीं नहीं, मैं इस अर्थी को शमशान इसलिए नहीं जाने दूंगा क्योंकि इससे मुझे 2 लाख रुपए कर्ज लेने हैं। मैंने इसको 2 लाख रुपए कर्ज दिया था। जब तक मेरा 2 लाख रुपया नहीं मिल जाता मैं इसको नहीं जाने दूंगा। सभी लोग तमाशा देख रहे थे। तभी हरिदास के दोनों बेटे आगे आए। देखिए सेठ जी, यह पैसा तो हमारे पिताजी ने लिया था और पिताजी तो अब चल बसे। पिताजी का पैसा अब हम कहां से देंगे? वह सब मैं नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, नहीं तो मैं इस अर्थी को यहां से हिलाने भी नहीं दूंगा। भाई, पिताजी का कर्ज पिताजी जाने, हम क्यों दे उनका कर्जा? और वैसे भी पिताजी तो अब रहे नहीं, और अगर आपको कर्ज चाहिए तो जाओ ले जाओ उनकी अर्थी और निकलवा लो अपना कर्जा। हम नहीं देंगे कर्ज, तुम्हें जो करना है करो। पूरा गांव यह बात सुनकर उन दोनों के ऊपर थू थू करने लगा। हे राम, क्या कलयुग आ गया है। आजकल के बेटे तो माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं हैं। ये कैसे बेटे हैं? अरे ऐसे बेटे होने से अच्छा तो बेटा ना होना ही अच्छा है। मेरा बेटा अगर ऐसा हो तो मैं तो उसे जीते जी उसका बहिष्कार कर दूं। भगवान बचाए ऐसे बेटों से। दोनों बेटों ने कर्ज देने से साफ मना कर दिया। फिर सेठ ने हरिदास के भाइयों से कर्जा देने को कहा। ये नहीं भर रहे तो फिर आप भाइयों में से कोई भरो मेरा कर्जा। अरे जब बेटे ही नहीं दे रहे तो हम क्यों देंगे कर्जा? यह बेटे जाने और उनका आप जाने, हम नहीं देंगे कर्ज।
और हम किसी का कर्ज भरे क्यों? इन सभी बातों में हरिदास की अर्थी को वहां पर बहुत समय हो गया था। तभी यह बात उसकी बेटी को पता चली। वह अंदर से रोती रोती आई और सेठ से कहने लगी, सेठ जी, मेरे पास कुछ जेवर और यह पैसे हैं, यह आप रख लीजिए, पर कृपया करके मेरे पिताजी की अर्थी को जाने दीजिए। और अगर तब भी आपका कर्जा पूरा नहीं होगा तो सेठ जी, मैं आपके घर में जीवन भर काम करूंगी। जब आपका कर्जा खत्म हो जाएगा आप मुझे अपने घर से निकाल दीजिएगा, पर मेरे पिताजी की अर्थी को जाने दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। यह सब देखकर उस सेठ की आंखों में आंसू आ गए और वह सविता से बोला, देखो बेटी, बात ऐसी है कि मुझे तुम्हारे पिताजी से पैसे लेने नहीं बल्कि देने थे, लेकिन मैं जब पैसे लौटाने आया तो मुझे पता चला कि तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया है। मैं बहुत असमंजस में रह गया कि अब मैं क्या करूं, मैं किसको पैसा दूं, कौन है इसका असली हकदार। तो बेटी, इसीलिए मैंने यह सब प्रपंच किया। ये सब जानबूझकर मैंने किया, और इसीलिए किया कि पता लगे तो सही कि हरिदास से कौन कितना प्यार करता है, कौन उसका सम्मान करता है। और अब मैं सब जान गया हूं कि इन पैसों के हकदार तुम ही हो। तुम ही अपने पिताजी से बहुत प्यार करती हो। तुम्हारे दोनों भाई, तुम्हारे चाचा, तुम्हारी चाची, सब दिखावा करते हैं। और आज मुझे यह भी पता चला कि एक बेटी ही है जो हमेशा अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करती है। वह कभी भी उन्हें दुखी नहीं देख सकती। बेटे तो फिर भी छोड़ दे अपने माँ बाप को, लेकिन बेटियां कभी नहीं छोड़ती। भगवान करे तुम जैसी बेटी हर घर में हो। यह सब बातें सुनकर उन दोनों भाइयों का सर शर्म से नीचे झुक गया। चाचा चाची की आंखें भी नीची हो गई।